180 सेक्शन टायर वायर लगवाना चाहिए R15 में भाई शौक के ऊपर है। शौक नहीं, जैसे नॉर्मल यूज़ के लिए। नॉर्मल यूज़ के लिए हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए कभी। जिन लोगों के ये रहता है ना थोड़ा मतलब और चला लेता है और चला लेता है, पूरी लाइफ नहीं छोड़ेंगे तब करवाएंगे, तो वो दिक्कत इतनी से इतनी होती है। नॉर्मल टायर थे, इतनी मिल रही थी मेरे को 40 और 1 सेकंड 40 मिल रही थी इसके साथ एग्जॉस्ट के। हाँ, इसका जो पिकअप हो गया था ना उस टाइम NS BS3 वो इसको वेट नहीं कर पा रही थी। अब मैं बस ये सवाल पे आने ही वाला था, क्लच प्लेट कैसे और क्यों फूकी? क्योंकि आप अभी तो बड़े खुश हो, दिक्कत नहीं बता रहे हो, करे 20,000 चला रही, क्लच प्लेट कैसे उड़ा दी? यामाहा खरीदने के बाद आदमी को ड्रॉबैक्स के बारे में बताने से पहले सोचना पड़ रहा है, स्पेशली V3 ओनर्स को। और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे, 1500-1600 रुपए की आइटम है ये बताओ। हाँ, इतनी सी मेरी तो बस एक बार ना ये चीज़ है ना, ये 2-3 बार टूटी है। 2 महीने बाद मतलब 20,000 में से लगा लो 17-18,000 किलोमीटर इस एग्जॉस्ट पे चलाई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है यामाहा R15 वर्जन 3, सेम टू सेम अपनी वाली V3 जैसी लगती है देखने में, है ना। आपको टोटली बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मेरी वाली V3 को कस्टमाइज़ करा दिया हो, यामाहा की ब्रांडिंग लगवा दी और थोड़ा वाइजर वगैरह चेंज हो। पर ये मेरी बाइक नहीं, ये बाइक ओन करते हैं प्रियांशु भाई। प्रियांशु भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया प्रीत भाई, आप बताओ। बस भाई एकदम मस्त मजेदार है। क्या बढ़िया सी लोकेशन पे रखे हैं एकदम प्रॉपर। भाई क्या हो रहा है? सनसेट हो रहा है, राइज हो रहा है? बताओ। सनसेट हो रहा है, चलो करेक्ट, सनसेट हो रहा है। मस्त सा फोटो वोटो भी क्लिक करिए यहाँ पे भाई, देख सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। और आज करेंगे इस बाइक का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू। उसको प्रियांशु भाई ने ऑलमोस्ट चला लिया है, 19-20 हज़ार किलोमीटर, है ना? 20,000 कर दी। लो भाई, राउंड फिगर हो चुके हैं 20,346 किलोमीटर की, जिसके अंदर भाई ने टायर्स का भी एक पेयर चेंज करा लिया है, एग्जॉस्ट भी लगा रखा है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और उसके अलावा बाइक से भाई काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो प्रियांशु भाई कब खरीदी थी और कितने की ली थी? ये ली थी 1,84 कैश पे। 1,84,000 की? मतलब हरियाणा में महंगी थी ये। हाँ, ये मैंने ली थी कब? पिछले सितंबर में। पिछले साल सितंबर में, मतलब 21 में? पिछले साल 2020 में, 23 चल रहा है तो 21 में ली थी ना? 21 में ली थी। 21 सितंबर में ली थी, करेक्ट। तो उस टाइम पे तो यार सितंबर में तो वो भी आ गई थी, वर्जन 4 भी आ गई थी। 1 महीने बाद आई थी इसके। अब वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो तुमने अक्टूबर में आई थी। उन्होंने बता तो दिया ही होगा कि भाई बाइक आ रही है। नहीं, बिल्कुल बता दिया था। तो फिर ये क्यों? पर ये था कि उसमें पावर डिक्रीज होगी। हाँ, पावर डिक्रीज है उसके अंदर, इससे काफी फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, और अगर उस पे पिलियन बैठा तो खत्म है, वो मर जाती है। हाँ। इस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, मैंने पिलियन पे 140 तक 142 तक लगाई है, चली जाती है। हाँ, पिलियन के साथ। दोनों टकिन हो गए होंगे ना? ना नॉर्मल मैं बताऊं आपको, मैं अगर सिंगल चला रहा हूँ ना इसको विदाउट टकिन, 150-152 तक जाती है ये। पर वो ऐसा जब होता होगा जब हवा आपके फेवर में होती होगी, अपोजिट अगर विंड आएगा तो नहीं भागती फिर R15। अब वो तो पता नहीं, जिस टाइम मैंने भगाई थी। और वैसे तो मैंने 157 तक लगा। 7 ढलान था क्या रोड पे थोड़ा? वरना क्योंकि मेरी वाली जो R15 थी वो नीतू ने भगाई थी, 155-156 ले गया था। नीतू को जानते हो आप, वो थोड़ा वेट में हैवी है तो हेल्दी है थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो ले गए थे 155-156। मैंने कहा वाह यार। और चली जाती है V3 इतनी मशक्कत नहीं करती है, M थोड़ी मशक्कत ज्यादा करती है। ज्यादा। जब मैंने पहली बार M चलाई थी ना, मेरे को लग रहा था मैं कोई सी पल्सर चला रहा हूँ, तो 150 सीसी पल्सर नहीं आती। हाँ, उस टाइम मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस में फर्क तो है भाई, बहुत फर्क है। अगर उसमें एग्जॉस्ट ना लगाओ ना, हाँ, तो वो बाइक, हाँ, फिर तो हल किया बहुत। और तुम्हारी वाली में भाई एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, हालांकि फुल सिस्टम नहीं है, स्लिप ऑन करवा रखा है। आप कह सकते हो कि वेल्ड वगैरह करवा के मेन हेड की पाइप जो है वो तो स्टॉक है, बट पीछे से जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे एक्रापॉविक डाल रखा है, एक्रापॉविक डाला हुआ है। फर्स्ट कॉपी जो एग्जॉस्ट आते हैं वो DB कलर निकाल के फेंका हुआ है। कितने टाइम से लगा रखा है एग्जॉस्ट ये? स्टार्टिंग से, जब से बाइक ली है। फर्स्ट डे से ही? नहीं, फर्स्ट डे नहीं, 2 महीने बाद से। 2 महीने बाद, मतलब 20,000 में से लगा लो 17-18,000 किलोमीटर इस एग्जॉस्ट पे चलाई है। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों का एक सवाल होता है कि भाई एग्जॉस्ट लगाने से एक तो इंजन की बैंड बजती है और दूसरा एक बैक प्रेशर का इशू आता है। इन दोनों में से कोई भी दिक्कत आई? नहीं, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? कोई इंजन चेक लाइट, माल फंक्शन की लाइट? नहीं, देखो इंजन की लाइट है इसमें अक्सर वैसे आ जाती है हल्की मुल्की, जैसे ABS की प्लेट में कोई वो आ गया कचड़ा वगैरह, तो उससे आ जाती है। वैसे ना एग्जॉस्ट की वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारे पास भी जो R15M है ना भाई, थोड़ा शोर वोर आ रहा हो तो किसी का ब्याह हो रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो भाई एक चीज़ है जो मैं पूछना चाहूँगा बेसिकली, कि जैसे आपकी बाइक है ये, हमने M के अंदर नित्तू वाली में एग्जॉस्ट लगा रखा है। मैं उसको एक दिन हाईवे फुल टॉप एंड कर रहा था, उसके अंदर ओवरहीट की वार्निंग आई थी 2-3 बार और बहुत देर तक रही थी, गई नहीं थी। इसमें ओवरहीट की वार्निंग आती है? नहीं आती। पूरी फुल पावर जब सूत रहे हो तब भी नहीं आती? पूरी 157 तक भगाई थी, कुछ नहीं आता। कड़ाके की गर्मी में भी नहीं आती?
तो भाई ये चीज़ का वो पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नित्तू की बाइक में भी हुई थी, ओवरहीट का ना साइन आ गया था यहाँ पे, ओवरहीट दिखा रही थी बाइक। हो सकता है एम में कुछ अपडेट आया उस वजह से हो सकता है। अब कह नहीं सकते भाई क्या रीज़न था क्या नहीं था, मगर उसमें ओवरहीट लिखा आ रहा, मतलब ओवरहीट की वार्निंग आ रही थी। फिर हमने उसको थोड़ा बाइक को खड़ी करा, ठंडी वंडी करी, फिर लेके चले थे। ऐसा नहीं था कि बाइक बंद हो गई थी, बाइक चल नहीं थी, बाइक बराबर चल रही थी, बस ओवरहीट का साइन आ गया था, तो हमने अपने एंड से ठंडी करी थी। समझ गया मैं आपकी बात, पर इसमें ऐसा कोई इशू तो नहीं है, इसमें नहीं है ऐसा कुछ इशू। ठीक है। और V3 को लेकर भाई एक कंसर्न ये भी था लोगों का कि इसके अंदर ना ये इसके यहाँ से पैनल थोड़े से खराब है, निकल जाते हैं। आज तक नहीं निकले हैं थोड़ा। एक ये वियर एंड टीयर वाली चीज पे बंदा कैसे रख रहा है, बंदा कैसे रख रहा है। अब पीछे वाला बंदा जो उस पे हाथ रख के ऐसे बैठेगा, हाँ, तो ऑब्वियसली निकल ही जाएंगे, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा पूरा। पूरा प्रेशर पड़ेगा। अगर इस पे नहीं है ना कुछ, अगर तुम अच्छे से चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकलते यार इतनी जल्दी। अच्छा एक चीज और जो M के अंदर बहुत ज्यादा टूटती है, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बताओ। भाई मस्त है ना, आज तक नहीं टूटी, एक बार भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने तो अपनी वाली को इससे पकड़ के बाइक ही खींच लेता था पूरी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब अच्छी चीज है, ठीक है। ये मैंने देखी हुई है, हमारे यहाँ पे भी काफी लोगों के पास है ना, तो उसमें ये निकले रहते हैं 24 टूटे पड़े रहते हैं, और मिलते और नहीं सर्विस सेंटर में, और मिलते भी हैं तो बहुत महंगे, 1500-1600 रुपए की आइटम है ये बताओ। हाँ इतनी सी। मेरी तो बस एक बार ना ये चीज है ना, ये 2-3 बार टूटी है। क्यों? मैं खींच रहा था बाइक, मतलब जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है, हाँ, मैंने खींची बाइक, उसको प्रेशर लगाओ पीछे इसके ऊपर, ओ तेरी। अच्छा ये झटके से इस पे बैठ गया। ठीक है इस वजह से ये टूटी है यार। V3 की भाई देखो तारीफ तो बहुत है, तारीफ करते करते वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप रुकोगे भी नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है। हमें ड्रॉबैक्स के बारे में जानना है। ड्रॉबैक्स इसके यामाहा खरीदने के बाद आदमी को ड्रॉबैक्स के बारे में बताने से पहले सोचना पड़ रहा है, स्पेशली V3 ओनर्स को। देखो ड्रॉबैक्स तो मेरे को ऐसा तो कुछ लगे नहीं है। अच्छा चलो मैं ड्रॉबैक्स मैं बताता हूँ। लाइट्स, हाँ लाइट्स है, एक लाइट हो गई ड्रॉबैक, और खत्म, बस और कुछ है ही नहीं। और यार नहीं है जेन्युइन बात जो है कि एक चीज ये कह सकते हो कि पीछे का ब्रेक पैड थोड़ा एक्सपेंसिव है इसका। हाँ एक्सपेंसिव है, 950 रुपए का ब्रेक पैड डालते हैं, थोड़ा महंगा है। महंगा कर दिया। कितने का? 1040 का कर दिया। और कितने, और काम भी नहीं है कुछ पीछे वाली ब्रेक का। कहाँ रुकती है? आगे वाली ब्रेक पैड 180 रुपए के है। 180 के, 320 के, 40, 180 रुपए के आफ्टर मार्केट यामाहा के? नहीं यामाहा के ओरिजिनल शोरूम से। यार बड़े सस्ते ले लिए तुमने। मैंने तो एक बार 300 कुछ रुपए खरीदे शायद। नहीं फिर आपको कुछ और प्राइस में दे दी मैंने, तो आज तक जितने 2 बार डलवाए 180 के। अच्छा 20,000 किलोमीटर में सिर्फ 2 बार चेंज हुए हैं? हाँ आगे वाले तो एक ही बार हुए हैं, हाँ पीछे वाले 2 बार हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आगे वाले ब्रेक पैड की लाइफ ज्यादा अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। ओके, मतलब बाइट वगैरह एक नंबर की आती है, प्यारी है। पर जो पीछे वाले हैं ना, एक तो ब्रेकिंग भी बेकार है, ठीक है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात कॉस्टली भी है, एक्सपेंसिव है। जो ब्रेक पैड थे ना, जो कंपनी से बाइक आती है, आपको भी पता है कि कम से कम पीछे वाले जो ब्रेक पैड है अप्रोक्स चलने चाहिए कम से कम 5, 6, 7, 8 महीने तो। हाँ, या फिर 5-6 हज़ार किलोमीटर चल जाए, है ना। मेरे 2 महीने के अंदर खत्म हो गए थे। कितने किलोमीटर चली थी बाइक? क्योंकि ये महीने के ऊपर बोलना गलत होगा, किलोमीटर्स पे देखते हैं। भी ऐसे ही थे 1500-1600 किलोमीटर। नहीं फिर तो गलत किसे है। ठीक है, ये बहुत वो लगाता है कि मतलब हाँ बाइक अभी नई ली है, और उस पे वो खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए थे। हाँ नहीं फिर तो ये गलत हिसाब है, फिर तो नहीं होने चाहिए थे अगर वो हो गए हैं तो। ये वाला सीन था, ये स्कैम होता। और सबसे बड़ा इशू यामाहा में सर्विस कराने का, कोई और इंजन ऑयल डालेंगे ही नहीं भाई। ये तो हर कंपनी के साथ है ना, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी हैं वो डाल देती हैं, पर यामाहा वाले नहीं डालते। या तो उन्हीं का डलवा वो 1300 वाला, उससे अच्छा तो फिर मैं लिक्विड ऑयल डलवा लूँ। अब एक सवाल और है, अभी जैसे आपने बोला ना कोई और इंजन ऑयल नहीं डालते हैं, अब मैं एक ड्रॉबैक वाली चीज़ पूछता हूँ। इनका जो स्टॉक इंजन ऑयल आता है यामाहा, वो कौन सा आता है यार, उसका नाम क्या है, यामालूब। यामालूब जो डालते हैं, ये ब्लू कलर के डिब्बे में आते हैं, सिंथेटिक इंजन ऑयल जिसे बताते हैं, वो इंजन ऑयल कैसा है? अच्छा, मतलब कितने किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ऐसा फील होता है कि यार अब बाइक रफ चल रही है? 2,500-3,000 किलोमीटर के बाद। और ये कहते हैं सर्विस होनी चाहिए 4,000 किलोमीटर के बाद। तो कहीं ना कहीं उस इंजन ऑयल की क्वालिटी हल्की नहीं है? बिल्कुल है, थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। मैं कभी नहीं डलवाता हूँ। कौन सा डलाते हो? मैंने देखो स्टार्टिंग में खाली ना, जब एक बार सर्विस हुई थी, सेकंड सर्विस, उस पे डलवाया था बस उनका वाला, जो ये 500 वाला आता है। उसके बाद तो एक बार मैंने मोटुल 300 भी डलवाया। भाई वो तो बेस्ट है यार, उसके आगे तो कुछ उससे अच्छा है ही नहीं। ठीक है, एक बार वो डलवाया था। और जो अभी चौथी पे मेरी ना क्लच प्लेट चली गई थी,
तो उसके साथ अब ये था कि सर वहीं करवानी थी, तो मजबूरी बन गई थी। ठीक है, तो मैंने वो जो उनका 1300 वाला नहीं आता यामा का, वो डलवाया था। वो भी अच्छा इंजन ऑयल तो। अच्छा। हाँ। मगर मैं कहता हूँ भाई 300V से अच्छा कुछ नहीं है अभी। लिक्विड मोली नहीं है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लिक्विड मोली भी यूज़ करा हुआ है और 300V भी यूज़ करा हुआ है। 300V बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है। पर पता है मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ। मैंने 300V डलवाया। हाँ। 300V डलवाने के 1-1.5 महीने बाद क्लच प्लेट गायब। अब मैं बस ये सवाल पे आने ही वाला था, क्लच प्लेट कैसे और क्यों फूकी? क्योंकि आप अभी तो बड़े खुश हो, दिक्कत नहीं बता रहे हो, करे 20,000 चला रही, क्लच प्लेट कैसे उड़ा दी? क्लच प्लेट एक बार तो नॉर्मली गई थी। कैसे? कुछ नहीं चला, जैसे यार अब 10-12 हज़ार पे नॉर्मली गई थी। वैसे जानी तो नहीं चाहिए, मेरी तो नहीं गई थी। चलो ठीक है। नॉर्मली पहले थोड़ा अपना क्लिच पकड़ के चला लिया कभी कभी। इससे पहले कोई बाइक ऑन करी है? इससे पहले नहीं, पहली बाइक है। पहली बाइक है, इसलिए गई है भाई 12,000 रुपये। अगर पहले चलाई हुई होती ना, थोड़ा चीज़ों का एक्सपीरियंस होता तो शायद नहीं जाती। चलो कोई नहीं, 12,000 पे क्लच प्लेट उड़ गई। और फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो 8-1 हज़ार, जैसे अभी आपकी बात है 19,000 पे, 12,000 के बाद 19,000 पे गई थी क्लच प्लेट। 19,000 पे गई थी। 19,000 पे इसलिए गई थी बर्नआउट मारने के चक्कर में। और फिर आप एक अपनी कलाकारी बता रहे थे कि आपने क्लच को बिल्कुल यहाँ पे कर रखा था, यहाँ चलती थी, यहाँ करवा रखा था। हाँ, मैंने क्लच ना क्या कहते हैं यहाँ पे था, जैसे पकड़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, हल्की छोटी बाइक उठना चालू, तो ये भी तो गलत, पावर के लिए मैंने ना क्लच ये भी तो गलत था ना काम। हाँ, और करने वाले ने आपको सजेस्ट नहीं करा कि भाई तुम गलत करा रहे हो, मत करवाओ ऐसा? क्योंकि जो एक समझदार टेक्नीशियन होगा या मैकेनिक होगा, वो हमेशा क्या बोलेगा कि इसके अंदर एक उंगली का कम से कम प्ले रखो ऐसे करके, और आपकी बाइक यहाँ नहीं चलनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट यहाँ चले, और बिल्कुल यहाँ भी नहीं चलनी चाहिए, बीच में चलनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, मेरी क्लच मतलब ठीक था। हाँ, जिस टाइम मैं कहता शोरूम। हाँ। ठीक है, तो उस बंदे ने बोला कि आपका ना क्लच अभी ढीला है। अच्छा, टाइट है, मतलब टाइट है, उसको ढीला करा लो। हाँ। मैंने कहा अब देखो यार, हमें तो पता नहीं है इतना। सही बात है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप सही कर दो। भाई जो उस बंदे ने किया, ठीक है, बाइक यहाँ पे उठना चालू, पिकअप बढ़ गया एकदम। कहाँ पे उठनी शुरू हो गई बाइक? यहाँ पे देखो, इतना ये नॉर्मल रहता है पकड़ने का। ठीक है, यहाँ पे बाइक उठना चालू, मतलब गोली की तरह निकलती थी बाइक हाथ में से ऐसे। पर ये भी तो गलत है ना, जहाँ पे अभी उठ रही थी। हाँ, अब यार उतना हमें तो पता नहीं था। सही बात है, तभी मैंने पूछा है फर्स्ट बाइक है या कौन सी बाइक है, इसीलिए पूछा। हाँ, तो ठीक है, उसने करके दे दिया। ठीक है, मैंने कहा यार ठीक है, ये तो अच्छी चल रही है, बड़ी चल रही है, मजा आ गया। मैं कह रहा हूँ इसका जब पिकअप हो गया ना उस टाइम, NS BS3, वो इसको वेट नहीं कर पा रही थी पिकअप में। ये तो थोड़ा मानने में नहीं आ रही बात, थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। ये मेरे को भी लगा था। हाँ, चलो इस बात के ऊपर कुछ बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ। मगर ये है कि भाई का कुल मिलाकर क्लच प्लेट जो थी वो एडजस्टमेंट ठीक नहीं थी, पहले चली गई थी, और उसका कारण यही था। उसका कारण ये था। फिर जब नई क्लच प्लेट डलाई तो ठीक करा लिया था। हाँ, ठीक करा लिया। ओके। फिर तो हमें पता चल गई। अच्छा, फिर आपको पता चल गया था कि हाँ भाई इस वजह से मेरी क्लच प्लेटें फूकी हैं। हाँ, अच्छा, खर्चा क्या आया यामाहा में क्लच प्लेट्स का? क्लच प्लेट्स का देखो, अगर रिपेयर कराते हो, हाँ, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिपेयर करा लो, प्रॉपर चेंज हो जाए, या पूरी असेंबली चेंज करा लो। हाँ। ठीक है। अगर खाली रिपेयर कराओगे 700-800 रुपये खर्चा है। और असेंबली चेंज होगी? असेंबली चेंज होगी तो आपका आएगा 1500-1600 का खर्चा। ज़्यादा का होगा यार, और 1500-1600 से नहीं, इतने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि 3,000 तक का होना चाहिए कम से कम, क्योंकि फिर वो पूरा हब ही चेंज करेंगे ना क्लच प्लेट्स का। नहीं, हाँ, पूरा हुआ था मेरा चेंज सेकंड बारी में, पूरा हब वगैरह हाँ, सब कुछ हुआ था। 1500 में इंजन ऑयल छोड़ के। इंजन ऑयल तो हाँ, वो तो अलग से रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, खाली क्लच प्लेट्स की कर रहा हूँ। तो वो तो 1500 में जाता है। फिर तो यार सस्ता है अगर 1500 में है तो। हाँ, क्योंकि मेरे को एक्यूरेट इस चीज़ के प्राइस का आइडिया नहीं है, कभी ये काम मैंने कराया नहीं अपनी R15 में। हाँ, जल्दी बेच दी थी ना वो। मैंने 12,000-13,000 चला ली थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मस्त चकाचक थी, मैं कभी यार अच्छी बाइक है, देखो है ना, जो बात है वो तो है। अब ये जो ये काम करवा रखा है, इस काम के मैं थोड़ा पर्सनली खिलाफ सा हूँ। खिलाफ होने का मेरे पास एक सीधा सा कारण है। एवरेज कितनी गिरी है? एवरेज नहीं गिरी, हो ही नहीं सकता। 1-2 बस, ज़्यादा और ज़्यादा गिरी होगी। नहीं, ये जब पहले नॉर्मल टायर थे इतनी मिल रही थी मेरे को 40। और एक सेकंड, 40 मिल रही थी इसके साथ एग्जॉस्ट के? हाँ, 40 दे रही थी। हाँ, 40 दे रही थी, 40 से ऊपर भी जा रही थी, पर 40 से नीचे नहीं आ रही थी। भगाने पे भी फुल कैसे ही चलाओ। अच्छा जी। हाँ। चलो ठीक है, हमने मान लिया। रोज डेली कॉलेज वगैरह जाता हूँ, मथुरा रोड से जाता हूँ, हाईवे। अच्छा, हाईवे भी तो है। और मैं गोली की तरह भगाता हूँ, और जाम मिलता नहीं है। जाम मिलता नहीं है। 135-40 चलती है मेरी बाइक, क्योंकि मेन एवरेज खराब करने के लिए जाम बना है। हाँ, वो मिलता नहीं है। हाँ, अब 135-40 पे भी एवरेज गिरनी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल गिरनी चाहिए, पर नहीं गिरती। अच्छा चलो, ये मैंने एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लूँगा, पर आप कह रहे हो टायर्स के साथ भी एवरेज नहीं गिरी, कैसे पॉसिबल है? 38 गिरी, 2 की गिरी, 180 लगाने के बाद। हाँ। परफॉर्मेंस कितनी गिरी है बाइक की?
नहीं हल्की यार, देखो बस थोड़ा सा ये लगता है हैवी हो गई बस, नहीं तो जितनी जाती थी मतलब ऐसा फील होता है कि अब खींचने में पड़ रही है, थोड़ी मेहनत सी करनी पड़ रही है, ऐसा फील होता है? इतनी ज्यादा नहीं होता, हल्का सा बिल्कुल मतलब नोटिसेबल डिफरेंस है या नहीं है? हाँ, पता चल जाएगी। जैसे आप रेगुलर चलाने वाले को पता चल जाएगा, अगर किसी नए बंदे को चलवाओगे शायद उसे ना पता चले, वो तो कहेगा अरे वाओ क्या मस्त चल रही है ना? क्योंकि अगर ये काम शायद विदाउट एग्जॉस्ट करवाया होता तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम होती। विदाउट एग्जॉस्ट तो मर जाती ना ये, फिर तो प्रॉब्लम बन सकती थी। अच्छा एक चीज और, ये चैन सेट जो है 20,000 किलोमीटर में चेंज हुआ? हाँ, एक बार हुआ है। कितने का डलता नया? देखो मैं सही बात बताऊँ, हाँ। ये डलता 2200 रुपये कुछ का है। हाँ। ठीक है, पर मैंने डलवाया था 1600 रुपये में। बातचीत बोलते ब्रो। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कितने किलोमीटर पे डलवाया था? ये डलवाया था आपका 16,000 पे। 16,000 पे। 17,000। अगर बंदा जैसे आपकी तरह ना चलाए, थोड़ा कम भगाए तरीके से चलाए, 20,000 25,000 चला लेगा वो? हाँ चल जाएगा, चल सकता है। चल मेरा भी चल जाता, पर मेरा क्या था ना, मेरे को ये नहीं है कि जैसे खराब हो रही है चीज उसको रगड़ो वाला हाँ, ये होना भी नहीं चाहिए कभी। हाँ। जिन लोगों के ये रहता है ना थोड़ा मतलब और चला लेता है, पूरी लाइफ नहीं छोड़ेंगे तब करवाएंगे, तो वो दिक्कत इतनी से इतनी होती है। हाँ, वो बहुत बढ़ जाती है। वही करेक्ट। वो भाई मेरे को बोल रहे थे आपका 3-1 महीना और चल जाएगा, अभी चला लो इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इसको चेंज कर दो, इसको तुम चेंज कर दो, मुझे नहीं चलाना 3 महीने। हाँ 3 महीने क्या था, 3 महीने में कितने वो बोल रहा था 4-5 हज़ार और चल जाता, मतलब 16 पे मैंने कराया था, 20-22 हज़ार चल जाता यार। और क्या 2,000 या 2,200 रुपए के पीछे तुम क्या नाम है पूरी चेन सेट खराब करवा लो, और कहीं ना कहीं खराब चेन सेट को चलाने से इंजन पे ही फर्क पड़ेगा, लोड मारने की बाइक। अब एक बात बताओ, जैसे चेन सेट ये मोटे टायर लगवा लिए, 180 सेक्शन लगवा रखा, आगे 120 है, कहीं ना कहीं इंजन पे भी इस चीज़ से थोड़ा इफेक्ट होता होगा, इंजन की भी जान ज़्यादा लगेगी। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता। ये इंटरनली उसकी फट रही होगी, तुम्हें बताएगा थोड़ी। हाँ, वो तो जब खर्चा आएगा, जब बाद में पता चलेगी। इकट्ठे बताएगा। बाकी अच्छा एक बात बताओ, पर्सनली किसी बंदे को ऐसे 180 सेक्शन टायर वायर लगवाना चाहिए R15 में? भाई शौक के ऊपर है। शौक नहीं, जैसे नॉर्मल यूज़ के लिए? नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं लगवानी चाहिए ना। नॉर्मल यूज़ में समझदारी कम है इसके अंदर। हालांकि देखो यार, देखने में लुक वाइज कहीं ना कहीं बहुत शानदार लग रही है। लुक वाइज हो जाता है, फिर तुम्हें जैसे लीन वगैरह करनी है, बहुत प्यारी होती है। हाँ, लीन बहुत अच्छी, लेटा दो इसको, फिसलती नहीं है। और जब ज़्यादा लिटाते होगे, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तक लिटाते हो, हाँ। जब इतनी लिटा रखी है तो इतना टायर तो हवा में रहता होगा, पीछे देखने वालों को ऐसा लगता होगा कहीं फिसल ना जाए। हाँ, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, ग्रिप अच्छी आती है। हाँ। क्योंकि टायर 180 सेक्शन है यार, बढ़िया परफॉर्मेंस टायर रहेगा तो ग्रिप तो वो अच्छी देगा, और बाइक हल्की है, इतनी तेज भाग नहीं रही है कि मतलब बहुत तेज भाग रही हो तो आपको कॉर्नर में बहुत तगड़ी ग्रिप चाहिए हो, अपनी औकात अनुसार अच्छी देता है। जैसे टायरों में हवा ज्यादा करवा देते हो, बाइक उछलने लग जाती है, मतलब जैसे गड्ढा है ना, बम मारने लग जाएगी। एक चीज और पूछूंगा, जैसे जैसे उछलने से बताया है, मैं जैसे में जाती है तो हवा में आता है, टायर नहीं आता। हाँ, वो भी आता है, और प्लस एक चीज़ और है, जैसे पुराने टायर थे जो स्टॉक थे, उन पे जब इसे चलाते थे तब और इन टायर पे चलाते हो अब, सस्पेंशन सिस्टम में डिफरेंस लगता है नहीं लगता है? कि मतलब पहले जब गड्ढों में से जाती थी इतने गड्ढे नहीं पता चलते थे, अब गड्ढों में जाती है या ऐसे जो थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी है ऐसे में भी ना ऐसा फील कराती है कि यार मतलब ख़राब सी रोड पे चल रही है। ऐसा हल्का बहुत, मतलब ऐसा नहीं जो ऐसी मिट्टी वगैरह में तो नहीं फील कराई। हाँ, जहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ी ख़राब सी रोड, ऑफ रोड पैच हो हल्का फुल्का, हाँ उसमें पता चलती है कि बाइक चल रही है कहीं पे थोड़ा। मतलब मैंने पर्सनली जब चलाई थी 180 सेक्शन उन लोगों ने लगवाया था नित्तू वगैरह ने, तो मैंने उनकी बाइक चलाई, PUBG की बाइक चलाई, तो उसमें मेरे को ये लगा कि यार मतलब थोड़ा सस्पेंशन सिस्टम जो है ना फीडबैक अच्छा नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ था पर्सनली, तो मैंने कहा एक 180 चलाने वाले बंदे से पूछें, क्योंकि मैं थोड़ी जैसे ड्यूक चलाता हूँ, उसकी सस्पेंशन अच्छी है इस बाइक से, काफ़ी अच्छी है। तो मुझे छोटे मोटे गड्ढों में से निकलता हूँ तो मेरे को याद आता है कि हाँ यूँ ही निकल जाएगी बाइक, पता नहीं चलेगा। पर जब इन टायरों के साथ इसको निकाल लेते तो गड्ढे ज़्यादा फील हो रहे थे। हाँ होते हैं वो चीज़ मेरे को ज़्यादा फील हो रही थी। वो क्यों फील होती है, एक तो इनमें जो पिछले टायर थे उनसे हवा ज़्यादा होती है, और चौड़े भी ज़्यादा, रोड पे ज़्यादा चलता है। हाँ रोड पे, और प्लस पॉइंट भी है टायरों का, ब्रेकिंग अच्छी होगी पीछे वाली, पीछे की ब्रेकिंग, हाँ उस पर फर्क पड़ा होगा डेफिनेटली। हाँ। क्यों? क्योंकि पीछे वेट आ गया, टायर चौड़ा आ गया, रोड पे ज़्यादा चल रहा है। हाँ, तो ठीक है, अच्छी हो गई है ब्रेकिंग तो काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो मतलब यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो R15 V3 लेने के बाद अगर 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराती। सर्विस कितने की हो रही है भाई इसकी पेड सर्विस? अगर तुम यामा से कराते हो उसका वही पुराने वाला ऑयल वगैरह ये सब डलवा के 1,000 रुपये में, लेबर चार्ज इंक्लूड करके नहीं ज़्यादा की होगी। लेबर चार्ज कितना है वहाँ का ये बताओ? 481। तो मतलब वही जो सर्विस पहले फ्री 1,000 की होती है, पेड 1,500 की होगी। अगर मतलब 500 रुपये और ऐड कर लो ऊपर से, सिंपल सी बात ये है। ठीक है यार, फिर तो मतलब मर्जी आपकी, अब आपको भाई यामा से करानी है बाहर से करानी है। तो ओवरऑल भाई कुछ नेगेटिव नहीं बता रहे हो आप इसकी, कुल मिला के बात ये है। नेगेटिव खाली एक लाइट ही है, लाइट है, ठीक है, और आपका
चैन ढीली होती रहती है, वो नेगेटिव नहीं बोला जाएगा। हाँ। हीट ये होती नहीं है, परफॉर्मेंस एक नंबर की आती है, ब्रेक से बंदा परेशान नहीं है, स्लीपर क्लच मिलता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। हाँ सही है। गियर वेयर फंसते नहीं है? नहीं, इतने नहीं फंसते। नहीं फंसते। और मैंने क्लच कराया था ना ये यहाँ पे, यहाँ पे हाँ हाँ, जब डाउन शिफ्ट में दिक्कत होती थी तो वो तो जेन्युइन है, वो तो होना जेन्युइन है, वैसे नहीं होते है ना। हाँ, तो वैसे देख लो भाई फिर यार, ओवरऑल मैं और कितना इस आदमी को निचोड़ूं ओनर को कि यार मतलब कुछ तो बता दे, क्योंकि कुछ मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस बाइक को मैंने खुद ओन करा हुआ है ना, उसका तो यार मैं खुद बता सकता हूँ कि हाँ यार नहीं थी मेरी बाइक में भी एक भी प्रॉब्लम। लोग मेरे को कहते थे भाई आप अपनी R15 की, मुझे लगता है जानबूझ के बुराई नहीं करते भाई, हो तो भाई नहीं है, सच में नहीं है, हो तो V3 की तो नहीं है। देखो V3 की जेन्युइनली नहीं है। अगर M में काफी आई है, M में काफी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गया, 20,000 चला लिया, आज तक कॉन्सेप्ट नहीं कराया होगा है ना, कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक चला रहे हो, स्टॉक चला रहा और हमारे पास 4-5 है, सबका कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। हाँ, बारिश में खड़े खड़े मेरी बाइक, बारिश तो भाई बहाना है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर जेन्युइन रीजन हो ना बंदे के पास कि हाँ मेरी ये चीज इस वजह से खराब हुई है, तो वो चीज समझ में आती है। ये तो ठीक है यार, वो तो फिर हम दिल की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन देंगे ही ना। हाँ, क्योंकि मेरी बाइक ना पूरे टाइम जैसे ना बाहर खड़ी रहती है। अच्छा, घर के बाहर रखते हो? घर के अंदर रहती है, चौक टाइप होता है ना जो। ओके 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 ओके। उस टाइप में तो बारिश आती है तो भीगती है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चलो फिर देख लो भाई, ओवरऑल ऐसा एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू था इसका यामाहा R15V3। और इसमें भी काफी चीज दिखा सकते हो, DRL वगैरह जो लगवा रखी है। दिखा दो फिर इसी बात पे गाइस, DRL देखो भाई की ये इन्होंने, अरे वाह, आज वैसे एक चीज़ सही है, रात सी हो रही है ना भाई, हाँ प्रॉपर अच्छी नज़र आ रही है। देख लो भाई, आपकी जो बाइक है ये भी रेड कलर की है, शायद वीडियो में आपको ऑरेंज सा कलर नज़र आ रहा होगा, बट ये प्योर रेड कलर है। ये मतलब ये जो ब्लिंक हो रही है ना, ये वही रेड कलर है जो इसकी बॉडी का है। ये दोनों सेम कलर है, पर वीडियो में आपको शायद ये अलग थोड़ा येलो या ऑरेंज सा दिख रहा होगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, बट सेम है। अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे पर्सनली ये मिरर अच्छे लगते हैं V3 पे, क्योंकि V3 थोड़ी ब्रॉड है ना, तो इस पर अच्छे नज़र आता है। अभी कल परसों मैं S चला रहा था R15, तो उसके अंदर भी भाई ने लगवा रखे थे, मस्त लग रहे थे, एकदम बढ़िया चकाचक। तो ठीक है भाई, फिर इस वीडियो को इतना रखते हैं, होप सो पसंद आया होगा, तो लाइक कर सकते हो, शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।